रहे थे कक्षा 10th की साइंस, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था और उसके 2 वीडियो बना दिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपने समीकरण को संतुलित करना, साथ में अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया था, उसके उदाहरणों को कंप्लीट कर लिया था। अब अपन पार्ट 3 पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें संयोजन अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली थी पिछले चैप्टर ने। तो आप पिछले दोनों वीडियो को देख के ही तीसरा वीडियो देखें। उन दोनों वीडियो के लिंक मैं इस तीसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अपन बिना टाइम खराब करे आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि संयोजन में आपने पढ़ा था, संयोजन के अंदर 2 अभिकारक, 2 से या 2 से ज़्यादा अभिकारक जुड़ के कोई एक उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें कोई एक सिंगल होगा जो टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देगा। अर्थात एकल अभिकारक कई उत्पादों में, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप भी साथ में कॉपी पेन ले लें और नोट्सों को बढ़िया बढ़िया बना के इनको याद करें। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी अभिक्रिया में, मैं बोलता रहता हूँ तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो बाद में वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। जब किसी अभिक्रिया में, ध्यान से पढ़ेंगे, एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पाद नहीं है, अभिकारक, गलती से एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आए तो साफ साफ लिख देना है। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना लेता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगी समझ में उदाहरण से। तो उदाहरण नंबर 1, जो कि आपकी NCERT की किताब में क्रियाकलाप 1.5 है, वो क्रियाकलाप ही इसका उदाहरण है। लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें सुनो। आपको इस केमिकल का नाम याद करना है, FeSO4 7H2O। बारीकी से पढ़ाएंगे हम आपको। ये होता है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? जल। H2O जल है, इसका नाम है फेरस सल्फेट। तो इसका पूरा नाम जब भी कोई आपसे पूछे तो इसको पूरी तरीके क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्या बोल देते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल। याद कीजिए, FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और इसका रंग भी याद करना है आपको, ये किस रंग का होता है? हरा रंग का। रंग क्यों याद करवा रहे हो? तो अभी अपन कुछ अभिक्रियाएं करेंगे तो इसके अंदर इसका रंग चेंज हो जाएगा। तो अब क्रियाकलाप के अंदर क्या कहा गया? जब भी फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप एक परख नली में डाल लो, परख नली जानते हो, प्रयोगशाला में होती है, कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर आप इस केमिकल को डाल लो, एक बर्नर जलाओ और इस बर्नर के ऊपर इस परख नली को रख दो। यानी अर्थात इस केमिकल को गर्म करना है, इस केमिकल को ऊष्मा देनी है। तो सर्वप्रथम ऊष्मा देने के बाद में फेरस सल्फेट क्रिस्टल के साथ क्या होगा? तो मैं क्या लिख रहा हूँ? जब FeSO4 7H2O को एक परख नली में डालकर, परख नली कांच की ट्यूब होती है, परख नली में डालकर जब बर्नर पर गर्म किया जाता है, तो सर्वप्रथम, अभी देखो वियोजन अभिक्रिया नहीं हो रही है, अभी इस केमिकल के जो क्रियाकलाप है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। इसी केमिकल के साथ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन अभी उसके पहले का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो जब FeSO4 7H2O को एक परख नली में डालकर बर्नर पर गर्म किया जाता है तो सर्वप्रथम इस रसायन से पानी मुक्त हो जाता है, मुक्त। यानी ये 7H2O है, ये छोड़ के चला जाता है इसको। कहाँ जाएगा? 7H2O है, पानी है, अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये भाप बन के, गैस बन के परख नली में से उड़
जाएगा। तो इसका मतलब ये अभी लिखूँ FeSO4.7H2O, और आपने इसको क्या किया, गर्म किया, मतलब इसको क्या दी, ऊष्मा दी। तो क्या रिजल्ट आया, FeSO4 बन गया और H2O आपका उड़ गया। तो ये कौन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसका रंग क्या बताया था, रंग याद करना, बोर्ड की परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कौन सा होता है, हरा रंग होता है। और FeSO4 को सिर्फ क्या बोल दोगे आप, फेरस सल्फेट, जिसका रंग ध्यान रखना, इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद रंग, वाइटिश कलर, वाइट कलर का हो जाएगा। तो आप समझ जाना, जब ये प्रयोग आप करो तो केमिकल को डालना, गर्म करना, थोड़ा बहुत शुरू में ये हरा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखोगे पहले केमिकल किस रूप में चेंज है, किस रंग में चेंज हो जाएगा, सफ़ेद में। लेकिन अभी तक वियोजन अभिक्रिया नहीं हुई, अभी तक आपको फेरस सल्फेट हुआ है। अब ये वियोजित होगा, यदि आपने इसको और गर्म किया थोड़ी देर, तो ये जो FeSO4 है ये भी टूट जाएगा। अब क्या होगा, यदि FeSO4 को गर्म किया जाता है तो यह निम्न प्रकार टूट जाता है। अब और गर्म करोगे तो कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा, वियोजन अभिक्रिया, जिसका उदाहरण अपन अभी लिख रहे हैं। तो कैसे टूट जाएगा, लिखते हैं इसको अपन। FeSO4 है, इसको आप करोगे और गर्म कर दोगे तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद करनी पड़ेगी ये अभिक्रिया। इसको थोड़ा बैलेंस वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2Fe। आप बैलेंस करके देख सकते हो इसको, यहाँ Fe2 है, यहाँ भी Fe कितने 2 है, यहाँ सल्फर कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ भी सल्फर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 और 2 5 और 3 8 है, और यहाँ 4 दूनी कितने ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन। मतलब ये जो 2 ये वगैरह लगाए जाते हैं, ये अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाए जाते हैं, जो आप पहली क्लास में आप सीख सके हो। अब इनके नाम लिखते हैं अपन। ये तो आप जान ही चुके हो, ये कौन है, फेरस सल्फेट। ये फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना, नाम को अच्छे से याद करना है। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस है, ये फेरिक है। तो क्या सर क्या फ़र्क पड़ता है फेरस में और फेरिक में, क्या फ़र्क है? तो फेरस में जो Fe होता है, जो Fe होता है इसके ऊपर +2 होता है, तो इसको तो कहते हैं फेरस। और जो इसमें जो ऑक्सीजन वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें Fe+3 का होता है, जिसको क्या कहते हैं, फेरस, सॉरी फेरिक। समझ में आ गया? Fe+2 फेरस होता है, Fe+3 फेरिक होता है, तो ये इसका नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम तुम जानते होंगे, ये सल्फर है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो क्या लिख दूंगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। गैस है ये, ध्यान रखना। इधर क्या हालचाल है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब इनका थोड़ा सा गैस वगैरह भी लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। फेरस सल्फेट सॉलिड लेते हैं, ये भी तुम्हें सॉलिड ही प्राप्त होता है, ये दोनों तुम्हें गैस प्राप्त होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि फेरस सल्फेट को गर्म करोगे फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में 2 गैसें मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई, वियोजन अभिक्रिया। क्यों है, एक अभिकारक था जिसके टूटने से कितने उत्पाद बन गए, 3 उत्पाद। इसका मतलब टूट गया, और टूटा क्यों, क्योंकि इसको क्या दी गई है, ऊष्मा। तो ये ध्यान देना, ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। और इसके साथ इसको एक अभिक्रिया और कह सकते हो आप, आपने पढ़ा होगा ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। जो ऊष्मा को निकालती है वो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, लेकिन जो ऊष्मा को अवशोषित करती है वो ऊष्मा शोषी होती है। तो इस अभिक्रिया में आपने ऊष्मा दी है तो ही ये अभिक्रिया हुई है, अर्थात इसने ऊष्मा को अवशोषित किया है। तो ये वियोजन अभिक्रिया के साथ कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है।
तो ये जो अभिक्रिया तुमने पढ़ी है ये दोनों का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, जिसको उतारना है उतार लीजिए। अब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नंबर 2 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 जो पहले भी आया था, जाना पहचाना है। आपने ये बनाया था कि नहीं बनाया था एक अभिक्रिया में CaCO3, जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो, तुमने बनाया था पहले शुरू के चैप्टरों में, शुरू के पार्ट में बनाया था आपने कैल्शियम कार्बोनेट। दीवार पे बना था CO2 की अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने के द्वारा, वही वाला कैल्शियम कार्बोनेट है। यदि तुम इसको वापस से गर्म कर दोगे या ऊष्मा दे दोगे तो ये वापस से टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपकी CO2 जानते हैं आप, कार्बन डाई ऑक्साइड। देख लो, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। एक अभिकारक है, उत्पाद कितने, 2 हैं। बैलेंस देख लेना, यहाँ कार्बन कितने आ गए भाई, यहाँ पे कार्बन अकेला है, यहाँ पे भी कार्बन कितना है, अकेला है। कि सर ये कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, Ca दोनों साथ में होते हैं, कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 और 1 3। इसका मतलब अभिक्रिया बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। तो इसको ऐसे कैसे याद कर लेनी है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करो, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया। और साथ में फिर इसमें ऊष्मा देनी पड़ी है आप लोगों को, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कितने उदाहरण कंप्लीट हो गए आपके, 2। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट में याद रखना, एनसीईआरटी के बीच में कुछ अच्छी लाइनें डाल देती हैं जो कंपटीशन में और आपकी 10th क्लास में तो आती जाती ही रहेंगी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग बड़े वृहद स्तर पे सीमेंट निर्माण में किया जाता है। तो आप भी याद कर लेना, यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ये। CaO का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है, याद रखोगे भाई आज, सीमेंट निर्माण में किया जाता है। सीधा 1 नंबर का प्रश्न आएगा जब भी सीमेंट निर्माण में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिख देना कैल्शियम ऑक्साइड। अब अपन चलेंगे उदाहरण नंबर 3, तो लिखते हैं, बाकी लिखो आप। तो तीसरा उदाहरण लिखते हैं अपन। ऊपर वाली अभिक्रियाओं में ये भी लिख लो, ये सॉलिड होता है, ये भी आपको सॉलिड मिलेगा, और CO2 किसके रूप में मिलेगी, गैस के रूप में। ये सब चीज़ें बोलनी नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में लिख के आनी है। अब तीसरी अभिक्रिया याद करेंगे अपन, देखो PbNO3 ट्वाइस। ये Pb होता है लेड, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, तो इसको क्या बोल देंगे, लेड नाइट्रेट। लेड ध्यान रखना है कि धातु होती है, और NO3 ये नाइट्रेट हो गया। तो इसके सूत्र हमेशा आपको ये याद रखने पड़ेंगे। यहाँ 2 लगाएंगे, 2 क्यों लगाएं, अभिक्रिया संतुलित होने के लिए लगाएंगे। जब भी आप वही इसकी बात है, इसको गर्म करोगे या ऊष्मा दोगे तो ये किस में टूट जाएगा, तो ये 2PbO लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस 4NO2 प्लस O2 के कैसे याद रखेंगे। अब उदाहरण नंबर 3, देखो ये सारी अभिक्रियाएं आपको रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उदाहरण नंबर 3 देख लो, मैं यहाँ ले रहा हूँ PbNO3 ट्वाइस, जिसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये Pb किसका सूत्र है, लेड का, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। तो PbNO3 ट्वाइस ले ली, इसको गर्म किया, ऊष्मा दी, तो ये टूट जाएगा PbO, मतलब लेड ऑक्साइड में NO2, तो नाइट्रोजन। और इसमें ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 के लिए डाई ऑक्साइड। और O2 तो सभी जानते हैं, ये हो गई ऑक्सीजन।
तो ये भी देखो, एक जना था, कितने कितने उत्पाद बनाए, 3। कौन सी विक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। इसको ये गर्म किया गया है, ऊष्मा दी गई है, तो ये भी आपकी कौन सी विक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। गर्म ऊष्मा करने के बाद कई बार 10वीं बोर्ड में प्रश्न आता है कि लेड नाइट्रेट को परख नली में गर्म किया गया, तो गर्म करने के टाइम पे एक भूरी गैस निकलती है। कौन से रंग की गैस? भूरे कलर की गैस निकलती है। तो ये कौन सी गैस हो सकती है भूरी कलर की? तो यहीं आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो भूरा कलर, ये तो गैस है नहीं, PbO। ध्यान रखना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो यहाँ पे कितनी गैसें हैं? 2 गैसें हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा भूरी गैस कौन सी हो सकती है। ऑक्सीजन तो अपने वातावरण में पाई जाती है, तो क्या आपको भूरी दिखती है कभी? इसका मतलब ऑक्सीजन तो भूरी नहीं होती, वो तो रंगहीन होती है। तो फिर भूरी गैस कौन सी है? NO2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गैस को आप याद करोगे। इसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग। बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, मैं इस पर डबल स्टार लगा देता हूँ। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है, जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। और साथ में कौन सी अभिक्रिया भी है? ये ऊष्मा शोषी। तो बताइए, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण अपन कितने कर चुके हैं? 3। अब चौथा उदाहरण करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। अब उदाहरण नंबर 4 लिखते हैं, जो बहुत इजी है, सब कुछ NCERT से बाहर कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, देखो एक बात बताते हैं आपको। AgCl केमिकल आता है, Ag का मतलब होता है चांदी, Cl का मतलब क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड हो गया। सिल्वर क्लोराइड है वो सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। जब उसको सूर्य के प्रकाश में आप रख दोगे, उसको इतनी ऊर्जा चाहिए कि वो सूर्य के प्रकाश से भी काम चला लेगा, मतलब उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो सूर्य की रोशनी में ही अपने आप को तोड़ देगा। और क्या? Ag और Cl बना, Cl2 मतलब Ag यानी चांदी बना देगा, और Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस बना देगा। तो आप अपन इसको लिखेंगे कैसे? यदि सिल्वर क्लोराइड, आप होता है सिल्वर चांदी को कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? AgCl को सूर्य के प्रकाश में, ये इसी से काम चला लेगा भाई। सूर्य का प्रकाश बहुत है, इसके लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो इसका रंग, यह रंग भी बहुत याद करवाते हैं इस चैप्टर में, ध्यान। इसका रंग सफ़ेद से धूसर कलर हो जाता है। ये धूसर कैसा होता है? तो सफ़ेद को थोड़ा ब्लैकिश कर दो, सफ़ेद में थोड़ा काला मिला दोगे तो थोड़ा सा डार्क टाइप सफ़ेद का डार्क हो जाएगा। तो कौन सा कलर हो जाएगा तुम्हारा? धूसर, यानी वाइट कम हो जाएगा पहले की तुलना में। तो इसे अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? AgCl। तो किस किस में टूट जाएगा? Ag प्लस Cl2। थोड़ा अभिक्रिया को करोगे तो तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ 2। ये AgCl एक सॉलिड पाउडर होता है, चांदी भी सॉलिड मिलेगी, यहाँ आपको गैस मिलेगी। यहाँ कह दूंगा ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। ये कह दूंगा ये सिल्वर ओरिजिनल है, ये चांदी है, सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी। और ये आपकी कौन सी गैस है भाई? क्लोरीन गैस। और ये अभिक्रिया सिर्फ किस में हो जाएगी भाई? सूर्य का प्रकाश। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना। यहाँ सूर्य का प्रकाश, कई बार 10वीं में आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए, यहाँ पे अक्स लिख देगा, कहेगा बताओ अक्स की जगह क्या आएगा? दाब आएगा, ताप आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, क्या आएगा? तो आपको यहाँ अभिक्रियाएं रटी हुई रहनी चाहिए, समझी हुई और रटी हुई, समझने के साथ चीज़ें रटनी पड़ेगी। तो आप यहाँ बता सकते हो यहाँ कौन आएगा? सूर्य का प्रकाश इस अभिक्रिया में, पर्सनलाइज। तो 2Ag प्लस Cl2, ये कौन सा उदाहरण हो गया आपका? उदाहरण नंबर 4। अब ये तो उदाहरण चौथा याद हो गया, तो उदाहरण 5वां तो बहुत ही सिंपल है। इसी का पड़ोसी और लेना है आपको, क्लोरीन की जगह। अब आप और एक उदाहरण और लेना है, तो अपन पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर लिखते हैं। उदाहरण नंबर 5, इसका कलर भी लिख लेना भाई ऊपर, सफ़ेद रंग। और ये इधर कौन सा कलर प्राप्त हो जाता है? धूसर। उदाहरण नंबर 5, इसी का पड़ोसी ले लेते हैं। यदि
सिल्वर ब्रोमाइड, यानी क्लोरीन की जगह कौन सी गैस ले ली अब की बार, ब्रोमीन गैस। तो यदि सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सूत्र हो जाएगा बहुत सिंपल है, AgBr। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, तो ये क्लोराइड था, तो ये कौन हो गया, ब्रोमाइड हो गया। तो सिल्वर ब्रोमाइड को वही आप किस प्रकाश में रख दो, सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश में रखने पर Ag व Br में वियोजित हो जाता है। सेम सी अभिक्रिया हो गई 2AgBr। यहाँ आप दे दिया आपने सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश देते क्या हो गया, ये बन जाएगा 2Ag जो सॉलिड होगा। कौन सी गैस बन जाएगी, ब्रोमीन गैस, जो गैस हो गई आपकी, ये भी सॉलिड हो गया। इसको पूरा लिख दूंगा, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये हो गया आपकी सिल्वर, और यह हो गया आपकी ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन गैस। अब इससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ से एक दूसरा सवाल आता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये अभिक्रिया बहुत फेमस है, तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। समझ में आया, कौन सी अभिक्रिया, AgBr 2Ag + Br2। इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अपन वो महत्वपूर्ण पॉइंट नोट डाल के लिख लेंगे। तो अपन लिखते हैं इस नोट में कि AgBr 2Ag Br2 इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और इसको हिंदी में लिखेंगे तो श्याम श्वेत, एनसीईआरटी क्या बोलती है, श्याम श्वेत, श्याम ब्लैक, श्वेत वाइट, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो प्रश्न आता है 1 नंबर 2 नंबर का भी आ सकता है, आपको कह सकता है इसी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में ये उपयोग होने वाली अभिक्रियाओं को आप लिखिए, तो आपको पूरी अभिक्रिया लिख के उसको बतानी है। तो ये कितने उदाहरण हो गए थे, 5 उदाहरण। 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। आपने आज पढ़ी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब एक अभिकारक होगा जो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएगा। टूटने के लिए उसको क्या चाहिए, ऊष्मा वगैरह। तो यहाँ भी क्या दिया है, सूर्य का प्रकाश। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। और इसको कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। जहाँ भी कुछ भी तापमान लग रहा हो, गर्म कर रहे हो, सूर्य का प्रकाश दे रहे हो, सारी अभिक्रियाएँ किस गिनती में आएंगी, ऊष्मा शोषी। तो तुम्हें 5 अभिक्रियाएँ बताई वियोजन वाली, वो 5 अभिक्रियाएँ ही ऊष्मा शोषी में भी गिनती में आएगी। क्यों, क्योंकि सबके अंदर क्या देना पड़ा है आपको, ताप। तो इस प्रकार से आपने 5 अभिक्रियाएँ पढ़ ली। अब अपन टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आपने 2 खत्म कर चुके हैं, संयोजन और वियोजन। तो आप इसको अगला पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा टाइप। कौन सी अभिक्रिया और पढ़ेंगे आज, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया और पढ़नी है, 3rd नंबर हेडिंग डाल लेना, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि इसी के नाम से भी आपको प्रतीत हो रहा है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये है कि कोई अभिकारक होगा, उसके पास दूसरा अभिकारक होगा, तो ये किसी आयन को रिप्लेस कर देंगे। वो आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि कोई अभिकारक है, उसके पास में दूसरा अभिकारक है, तो वो अपने आयन को एक्सचेंज, यानी कोई आयन है जो इस अभिकारक में आके बैठ जाएगा और इस एक आयन को उसको हटा देगा, विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित समझ गए, किसी को हटा के वहाँ बैठ जाना। जैसे कि आप क्लासरूम में करते हो, आपकी जगह कोई बैठा दिख रहा है तो आप उसको उठा दोगे और आप बैठ जाओगे, यानी किसी केमिकल के अंदर आप जाके फिट हो जाओगे। तो बस वही वाली बात अभिक्रिया हो गई, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। तो मैं इसकी परिभाषा सिंपल से लिखवा देता हूँ। जब किसी अभिकारक में कोई अन्य आयन क्या होते हैं, आयन वही होते हैं ऊपर जो प्लस लगे होते हैं, माइनस होते हैं। जैसे कि ये सारे आयनों के उदाहरण हैं, Fe+2, जिंक+2, कॉपर +2, क्लोरीन माइनस। तो इन सबको क्या कहते हैं, आयन। तो कोई अन्य आयन, जब किसी अभिकारक में कोई अन्य आयन विस्थापित हो जाता है
तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में परिभाषा नहीं दी गई है, नॉर्मली आपको याद करने के बता दी गई है। यहाँ से आपके उदाहरण आते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण सीखते हैं अपन। पहला उदाहरण याद करोगे, ये Fe फेरस था, सॉलिड रूप में लिया। ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, आपने AQC का होगा, एक्वास यानी जल में घोला हुआ कॉपर सल्फेट लिया तुमने, CuSO4, ये U है भाई। तो ये आपका है लोहा या फेरस या आयरन। ये आपने लिया कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, उस विलयन के अंदर ये जो Fe है ये कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह आके क्या बैठ जाएगा? Fe। तो यानी इस Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ये नया केमिकल क्या बन जाएगा? इधर देखिए आप, FeSO4 प्लस, और ये निकल के अकेला रह जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कॉपर। FeSO4 ये अब की बार एक्वस बन जाएगा और ये कॉपर है जो पानी के नीचे बैठ जाएगा, तो कॉपर सॉलिड में मिल जाएगा आपको। ये विक्रियाएं आप जब 11वीं क्लास में जाओगे तो वृद्ध स्तर पे पढ़ोगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है, Fe सॉलिड, कॉपर एक्वस। तो आप इसको विस्थापित कर दोगे तो FeSO4 कॉपर बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। ये आपका कौन हो गया? कॉपर। तो अच्छा खासा उदाहरण है, आप इसको याद रखेंगे। ऐसा ही दूसरा उदाहरण सेम सा ही और होता है। फेरस की जगह यदि जिंक हो और इधर तो वही होगा कॉपर सल्फेट, तो दोनों एक से उदाहरण है। यहाँ पे आपका ये जिंक है जो सॉलिड में होता है, एक्वस में होता है। अब इसकी जाके आगे जाके कौन बैठ जाएगा? जिंक। और यहाँ पे इधर वापस कौन निकल जाएगा? कॉपर। तो ये जिंक एक्वस होगा, कॉपर सॉलिड होगा, तो जिंक हो गया। इधर आपका कौन हो गया? कॉपर सल्फेट। ये हो गया जिंक सल्फेट और ये आ गया आपका कॉपर। तो दोनों विक्रियाएं सेम सी है, एग्जाम में आए लिख देना, यहाँ Fe है या जिंक है। 2 एग्जाम्पल हो गए, अभी तीसरा एग्जाम्पल और लिखते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन? विस्थापन अभिक्रिया। उसका उदाहरण नंबर 3। वो वैसा ऐसा ही होगा, Pb सॉलिड में होगा। यहाँ आपकी बार कॉपर क्लोराइड ले लिया और कुछ भी नहीं, ये Pb आएगा, इसको कहेगा तू हट जा, तेरी जगह मैं आऊँगा। ये आ गया PbCl2 और कौन अकेला रह जाएगा? कॉपर। तो आपने देखा होगा हमेशा कॉपर को क्या कर दिया गया है? जहाँ जहाँ कॉपर था वहाँ दूसरे केमिकल आके बैठ गए। पहले वाले उदाहरण में आयरन आके बैठ गया, दूसरे उदाहरण में जिंक आके बैठ गया, तीसरे उदाहरण में लेड आके, Pb का मतलब लेड आपको लिखाया था, लेड। ये आपका हो गया कॉपर क्लोराइड। ये फिर लेड क्लोराइड बन गया और इधर बन गया आपका कॉपर। अब बताइए सॉलिड होता है, ये विलयन होता है एक्वस, तो ये बन गया एक्वस और ये बन गया आपका सॉलिड। तो एक नोट भी लिख लेंगे साथ में कि एक दूसरे को रिप्लेस क्यों कर देते हैं। तो अपन कहेंगे जो भी ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जो ज़्यादा क्रिया करना चाहेगी, जिसमें ज़्यादा क्रिया करने की क्षमता है, वो कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देगा। तो ये जो होते हैं ना कॉपर की तुलना में, ये तीनों परमाणु ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। कौन कौन? फेरस, जिंक और लेड। ये तीनों परमाणु किससे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं? कॉपर से। तो ये कॉपर को कहेंगे तू हट जा भाई। जैसे कि तुम्हारी क्लास के में ऐसा ही हो सकता है, कोई तुमसे ज़्यादा तेज़ बच्चा आ गया, वो आपको आपकी जगह से उठा सकता है। सेम बात यही है कि कॉपर क्लोराइड है, तो ये कॉपर क्लोराइड में Pb आके बैठ जाएगा इस ताकि। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि Fe, जिंक और Pb ये तीनों ज़्यादा क्रियाशील हैं। किससे हैं? कॉपर से। तो ज़्यादा क्रियाशील हैं, और शब्द लिख दूंगा किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे क्रियाशील ज़्यादा कोई नहीं है। आप अभी तक यही याद रखना है, कॉपर की तुलना में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? Fe, जिंक, Pb ज़्यादा क्रियाशील है।
तो आज का अपन वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज अपन अभिक्रियाओं की 2 प्रकार पढ़े, कौन कौन से पढ़े, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सारे उदाहरणों को सीखा है, तो आप इनको रफ कॉपी में लिख लिख के याद करें। इनमें कोई भी गलती नहीं छोड़नी है। बीच बीच में छोटे छोटे कई प्रश्न आए थे, रंग वगैरह आए थे, वो भी आप याद करें। इस प्रकार से आज पाठ नंबर 3 हो चुके हैं। लगभग अभिक्रियाएँ अपन ने ख़त्म कर ली है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।